नमस्कार। आज लाइव नहीं आए इसलिए कि फेसबुक पे अब लाइव वीडियो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो हमने सोचा कि उस कार्यक्रम को आओ बातें करें कार्यक्रम को लाइव के बजाय रिकॉर्डेड प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। तो आप लोग जो है इसमें सहयोग करेंगे, इसको देखिए और लाइक शेयर करिए, अपनी बातें बताइए कैसा लगता है आप सबको। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश तिवारी। आज आरिफा एविस जी के उपन्यास नाकाबंदी पर बात करेंगे। यह उपन्यास कश्मीर पर केंद्रित है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग, कश्मीरियत जिसे धरती का स्वर्ग कहा गया है, वह कश्मीर, उस कश्मीर की कैसी हालत हुई जब 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में संशोधन किया। कहा गया कि उसे ख़त्म कर दिया गया और इसके बाद जो है कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग हो गया। तो तमाम तरह की सियासी बातें हुई, राजनीतिक बातें हुई। उन राजनीतिक चीज़ों का कश्मीर और कश्मीर के लोगों पर क्या असर पड़ा, इस उपन्यास में उसको रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। 100 पेज का उपन्यास है, डायमंड बुक्स ने प्रकाशित किया है। 150 रुपया इसकी कीमत है। नाकाबंदी इसका शीर्षक है। लेखिका हैं आरिफा एविस। आरिफा एविस पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं और बहुत इनकी कलम बेबाक चलती है, अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखती हैं। जनपक्षधरता इनकी पत्रकारिता का मूल रहा है। उन्होंने कविता, कहानी, लेख, समीक्षा, व्यंग भी लिखे हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनकी रचनाओं में निर्भीकता लेकिन मानवता के प्रति पूर्ण समर्पण देखने को मिलता है। इस उपन्यास में भी आपको मिलेगी कुछ बातें बहुत बेबाक कही गई हैं। कश्मीर के बारे में बात करना थोड़ा सा संवेदनशील होता है और उस पर लिखना भी काफ़ी संवेदनशील का मामला हो जाता है। कई बार चीज़ें इधर उधर घुमा दी जाती है और तिल का ताड़ बन जाता है और राजनीतिक वजहों से ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो लेखिका का इससे पहले मास्टर प्लान उपन्यास प्रकाशित हो चुका है। उनके 2 व्यंग्य संग्रह शिकारी और अधिकार तथा जांच जारी है भी छप चुके हैं। तो ये लेखिका का दूसरा उपन्यास है नाकाबंदी, जो मूलतः कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो वहाँ पे क्या हालात बने, एक आम कश्मीरी ने क्या झेला, क्या सोचा। उस दौरान जब नेट बंद कर दिए गए, चारों तरफ से फोर्स तैनात कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया, घर से निकलना मुश्किल कर दिया गया, व्यापार बंद हो गए, दुकान बंद हो गई, आना जाना बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गए, फ़ोन बंद हो गए। तो ऐसे हालात में एक आम कश्मीरी कैसे जीता है, उसका जीवन कैसे
चलता है। एक परिवार के माध्यम से इस कहानी का ताना बाना बुना गया है। शुरुआत में तो कहानी दिल्ली से शुरू होती है, जो इस उपन्यास की नायिका है उसके माध्यम से, और ऐसे लगता है कि कहानी प्रेम प्रसंग या जो है कोई प्रेम कहानी की तरह सामने आएगी, ऐसा लगा शुरुआत में। लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं। दरअसल वो लेखिका ने अपने बातों को कहने के लिए एक तरीके से शुरुआत में वो भूमिका बनाई थी, उन चरित्र का निर्माण किया, परिवार का निर्माण किया, ताकि उनके माध्यम से अपनी बातों को कह सके या कहा जा सके। तो लेखिका कहती हैं कि जब कश्मीर में पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसे लेकर भारतीय मीडिया की अलग अलग राय है। देश में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। ऐसे में कश्मीर के ज़मीनी हालात को करीब से देखना, वहाँ फ़ोन नेटवर्क बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ हो, एक मुश्किल काम था। कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्ट लिखते समय मैं वहाँ के लोगों से मिली, उनसे घंटों बात की। इससे वहाँ की वास्तविकता और मीडिया रिपोर्ट के अंतर को समझने में मदद मिली। मैं कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर लेख व्यंग कहानी लिखने की सोच रही थी, लेकिन उपरोक्त माध्यमों से अपनी बात कहना बड़ा मुश्किल था। इसलिए मैंने कश्मीर के नए हालात और उनसे उपजी कश्मीर की राजनीतिक आर्थिक मनोस्थिति बयान दर्ज करते हुए उसे उपन्यास की शक्ल में लिखा है। तो ये लेखिका का अपना कथन है, और जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो लगता भी ऐसे ही है कि लेखिका ने अपनी बातों को कहने के लिए ऐसी संरचनाएं लिखी हैं। तो कई बार ये उपन्यास जो है रिपोर्ट जैसा लग सकता है आपको, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। जिस विषय पर ये लिखा गया है उसमें इस तरह की शैली, भाषा और कथ्य का होना मतलब ज़रूरी ही है। तो उपन्यास में एक जगह लिखा गया है, कुछ चीज़ों को इसमें हम कोट करते हुए चलेंगे जिससे आप समझेंगे कि क्या चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, क्या दर्ज की गई हैं। सोफिया इस उपन्यास की नायिका है। उसी के इर्द गिर्द, उसी के परिवार के इर्द गिर्द, दोस्त मित्रों के इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है। तो एक जगह है, सोफिया कह रही, चाचा ने बताया है कि यहाँ के हालात ख़राब होने वाले हैं, तुम लोगों को यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। तुम ही क्यों, कश्मीर में सभी बाहरी लोगों को वापस भेजने के लिए बोल दिया गया है। जितनी जल्दी हो सके तुम सबको वापस जाना होगा। यह सब तुम लोगों की सुरक्षा के लिए है। दरअसल सोफिया के 4 मित्र दिल्ली से कश्मीर घूमने गए थे, तो उसी दौरान जो है यात्रा को रोक दिया जाता है और वहाँ से जो पर्यटक होते हैं उन्हें भी निकलने का आदेश दे दिया जाता है। और ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, बताया जाता है। बताया स्पष्ट कुछ नहीं जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई आतंकवादी हमला होने वाला हो या कोई बड़ा ऐसा चीज़ होने वाला हो। इस एक तरीके का असमंजसपूर्ण स्थिति बनती है, जैसा कि हम लोगों ने भी देखा, सभी ने देखा होगा। तो उसी माहौल पे ये बात कही गई है यहाँ पर। आगे फिर एक जगह कहते हैं, अंदर ही अंदर चारों ही घबराए हुए थे, लेकिन जूही और रवीश ने हिम्मत से काम लिया। विनय सबसे ज़्यादा सदमे में दिख रहा था, इसलिए वह थोड़ी थोड़ी देर में बड़बड़ा रहा था। यह सब स्थानीय लोगों के कारण हुआ है। यहाँ के लोग
आतंकियों को शरण देते हैं और फिर जवानों पर पत्थरबाजी करते हैं। एक आम परसेप्शन जो है लोगों में धारणा अवधारणा बनी है, बना दी गई है, जो भी है, तो उसका यहाँ पे ये चरित्र के माध्यम से उल्लेख है। फिर आगे कहती है सोफिया विनय के सवाल पर कि बिना किसी जांच पड़ताल के तुम यहाँ के लोगों पर इल्ज़ाम मत लगाओ, वरना तुम में और मीडिया वालों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यहाँ के लोग जानबूझकर पत्थरबाज नहीं बनते हैं, उनको पत्थरबाज बनाया जाता है। तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले लोग, सरकार, प्रशासन, जो जब जी आए किसी को भी उठाकर आतंकवादी बना देते हैं। सारे मानवाधिकारों को ताक पर रखकर इंसानियत को ठेंगा दिखाते हैं, और तुम जैसे लोग दूर से ही दिल में देशभक्ति की लौ जलाकर रखते हैं, लेकिन उसकी आंच में खुद को नहीं आने देते हैं। तो इस वक्तव्य का अपना काफ़ी गंभीर मतलब है और इसको समझा जाना चाहिए। कश्मीर में प्लाट खरीद लेंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, कश्मीर के निवासियों की बहू बेटियों से शादी करेंगे और ये करेंगे, इस तरह की आम धारणा कश्मीर से इतर उत्तर भारत में खास करके देखने को मिलती है। ऐसी सोच, ऐसा नज़रिया लोग रखते हैं जो एक तरीके से घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करता है, लेकिन उसे जो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के नारे में उछाल के लोग अब सियासी रोटियां सेकते हैं और कमअक्ल लोग उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन असली चीज़ को जानने समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसा कि उपन्यास में एक जगह लिखा गया है, एक पात्र कहती है, इन्हीं चारों में से सोफिया की माँ है करैक्टर, जो कहती है कि बेटा अखबार और टीवी चैनलों की खबर कश्मीर की खबर नहीं, सरकारी खबर होती है। सरकार वो खबर दिखाती है जो उसे दिखाना है। कश्मीर की आवाम क्या चाहती है उस आवाज़ को किसी तरह से दबा दे। खबरों में पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। हर सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ती है। बेटा नेताओं की बात मत सुनो, यहाँ के लोगों की बात सुनकर देखो, हमारी ज़िंदगी को महसूस करो, हमारे संघर्ष को देखो। यह बात संसद में बैठी सरकार नहीं जान सकती। रही बात पत्थरबाजी की, तो जिन बच्चों की पढ़ाई रुकेगी, जिन नौजवानों की नौकरी नहीं लगेगी, जिनके माँ बाप बिना जुर्म के जेलों में सड़ रहे होंगे, वो पत्थरबाज नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। घाटी में अब तक 18,000 युवा गायब हैं। गायब लोगों के बारे में जब उनके परिवार वाले इंसाफ मांगते हैं, तब उन पर बंदूक तान दी जाती है। पुलिस या फोर्स जब जी आया हमारे घरों में तलाशी के नाम पर घुस जाती है और जिसे चाहती है उसे उठा ले जाते हैं। अब और तुमसे क्या कहूँ विनय बेटा, यहाँ की हकीकत अलग है, सरकार की मंशा अलग है। तो इस एक पैराग्राफ से आप कश्मीर की जो जनता, हम जनता सोचती है, अधिकतर जो कश्मीरी सोचते हैं, हम कश्मीरी जो सोचते हैं, जो पीड़ा महसूस करते हैं, उसे आप समझ सकते हैं। इसको इस किताब में, इस उपन्यास में लेखिका ने बहुत खूबसूरती से दर्ज किया है, शालीनता से दर्ज किया है। एक जगह और यही बात सोफिया कहती है, अम्मी जब से मैंने होश संभाला है तब से खौफ के साए में ज़िंदगी बिताई है। खौफ के साए में जीने वाले लोग किस तरह की ज़िंदगी जीते होंगे, लेकिन ऐसे हालात मैंने कभी नहीं देखे कि पूरे कश्मीर को कैद खाना बना दिया गया हो, पूरे कश्मीर की नाकाबंदी कर दी गई हो। ये 4 लाइनें हैं जिनसे आप उन लोगों के दर्द को, उस समय जो उन्होंने झेला, जब ये अनुच्छेद 370 में संशोधन किया गया था, तो उस समय आम कश्मीरियों ने जो झेला, जो पीड़ा महसूस की, उसमें ये उस बात को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है।
आगे कहा गया है कि सोफिया तुम सही कह रही हो, कश्मीर का तनाव नई पीढ़ी के दिले दिमाग और जिंदगियों पर गहरा असर डाल रहा है। गुजरे हुए सालों में उन्होंने ऐसे दमन वाले हालात नहीं देखे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर यह पीढ़ी वादी के बिगड़ते हालात में खौफ, अनिश्चितता और मायूसी की फिजा में सांस लेगी। इस फैसले ने यहाँ के अलगाववादियों में ही नहीं बल्कि मासूम बच्चों और आम नागरिकों में भी सरकार के खिलाफ नफरत पैदा की है। यह पहली बार हुआ है जब कश्मीर की आवाम में पुलिस और फोर्स के खिलाफ ही नहीं, भारत के खिलाफ भी नफरत सी पैदा हो गई है। तो एक ये जो चीज़ें हम लोगों को, शेष भारत के लोगों को बताई गई कि आम कश्मीरी खुश है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, हटा दिया गया तो क्या हुआ, तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें कही गई, हम लोग जानते हैं। वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू इस उपन्यास में दर्ज है और इसे भी देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। जब आप किसी सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचे तो बेहतर हो सकता है। सिक्के के जब तक दोनों पहलू को नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि सिक्का खोटा है या सही है। हो सकता है एक तरफ सिक्का ठीक हो लेकिन दूसरी तरफ उसमें नुक्स हो, तो इस तरह सिक्का खोटा हो जाता है और वो फिर अपना मूल्य खो देता है और चलन में नहीं रहता है। तो इसलिए जो है किसी भी विषय को, किसी भी तस्वीर को, किसी भी बात को उसके दोनों पहलुओं या जो भी और पहलू है, कम से कम दो पहलू तो होते ही हैं हर जगह, आगे पीछे, लेकिन दाएं बाएं भी होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। आगे उसी पे कहा गया है एक जगह, उस दौरान जब नमाज वगैरह पढ़ने के लिए लोगों को दिक्कत हुई तो उसमें कुछ बातचीत चल रही थी, तो एक पात्र ने किसी दूसरे पात्र से पूछता है कि वो कहता है नमाज तो जामा मस्जिद में पढ़ लेंगे, तो एक पूछता है कि और कुर्बानी। तो तब वह बुजुर्ग मुड़ा और अपनी झुर्रियों भरी आंखों से सवाल पूछने वाले युवक से धीमी आवाज़ में कहा, इस बार कुर्बानी बकरों की नहीं कश्मीर की दी गई है। यह कहते हुए वह तेज़ी से आगे बढ़ गया। तो ये ऐसी बातें हैं जो लोग उस समय वहाँ महसूस कर रहे थे और पूरे देश और दुनिया को ये बताया जताया नहीं गया कि लोग वहाँ कितने कष्ट में हैं। इसकी वजह से एक ऐसा फैसला जो लाखों लोगों पे काफ़ी भारी पड़ा, लेकिन वो लिया गया और उन लोगों ने इसको काफ़ी झेला। जैसा कि एक जगह लिखा है कि अनुच्छेद 370 को हटे 15 दिन बीत चुके थे, एक एक दिन एक एक बरस के समान कट रहा था। कश्मीर में कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था। आस पड़ोस से जो खबर मिलती उस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो ऐसे हालात थे, ऐसी चीज़ें इस उपन्यास में यहाँ दर्ज हुई है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सोचने, समझने, जानने का मौका मिलेगा और उसको जानना समझना भी चाहिए, ऐसा ज़रूरी भी होता है और होना भी चाहिए। और ये उपन्यास कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 125 पेज का पृष्ठ का उपन्यास है और इसमें काफ़ी कुछ दर्ज है, जिसको आप जानेंगे, समझेंगे तो आपकी समझ का, आपकी सोच का, आपके नज़रिए का विस्तार होगा। एक जगह लिखा हुआ है, सोफिया डायरी लिखती है तो लिखती है कि सरकार कितनी बेरहम हो सकती है इसका अंदाज़ा आज की गिरफ्तारी से लगाया जा सकता है।
छोटे छोटे बच्चों को भी गिरफ्तार कर जीप में डाला गया। 10-11 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है और उनको पुलिस ऐसी यातनाएं देती है जैसे वह आतंकवादी हों। तो 17 लोगों को प्रदर्शन में शामिल होने के शक में उन्हें पुलिस ले जा चुकी है। कोई कहने सुनने वाला नहीं है। पुलिसिया गुंडा राज चल रहा है। इनका बस चले तो पेट में पल रहे बच्चे को भी गुनाहगार साबित कर दे। मैं बुरी तरह टूट चुकी हूँ। कहाँ तो मैंने तय किया था कि कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग लिखूंगी, लेकिन हुकूमत ने ऐसा दर्द दिया कि खुद से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। बीच बीच में सोफिया डायरी लिखती है, तो उस डायरी में ये उनने चीज़ों को दर्ज किया गया है। तो एक ये भी शैली का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अपनी बात को कहने के लिए लेखिका ने इस डायरी वाली शैली को का इस्तेमाल किया गया है। एक जगह और लिखते हैं कि आज कई दिनों बाद डायरी लिख रही हूँ, क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीशान ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। अली ने सबसे बोलना छोड़ दिया। मुझे यह एहसास हो चुका है कि पुलिस ने अली और जीशान को बेरहमी से पीटा ही नहीं, बल्कि उनके अरमानों को दफन कर दिया। अली जो घर में उत्पात मचा कर रखता था, गिलहरी सा फुदकता था, आज वह बेजुबान हो गया है, चुप रहने लगा है। इन दोनों की खामोशी का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अली एक 10-11 साल का बच्चा होता है घर का। पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है, बहुत मारती है थाने में, और उस पिटाई से जो है उसे ऐसा सदमा लगता है कि किसी तरह जब वह छूट कर आता है तो बोलना खेलना सब कुछ बंद कर चुका होता है। एक तरीके से एकदम खामोश हो जाता है। तो इस चरित्र के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। दूसरा युवा है जीशान, जिसको इतना मारा गया है कि जब उसे दोबारा पुलिस पकड़ने के लिए आती है तो वह आत्महत्या कर लेता है। कहता है कि ऐसे जीने का क्या फ़ायदा जिसमें केवल पुलिस की यातनाएं ही सहनी है, इससे अच्छा है कि जान दे दे। और वो पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले अपनी जान दे देता है। तो ये कितना खौफनाक है इन चीज़ों को जानना और इन चीज़ों को पढ़ना। मतलब कहते हैं ना कि कलेजा बाहर आ जाता है, ऐसी चीज़ें। तो एक परिवार के माध्यम से ही कहानी कही गई है, लेकिन उसमें ये आम कश्मीरियों की कहानी है जो अधिकतर लोगों पे लागू होती है। एक जगह फिर डायरी में नायिका लिखती है कि मातम वाले घर में जब सब एक कमरे में बैठे हुए इरफान और जीशान को याद कर सुबक रहे थे, इन दोनों युवकों को पुलिस मार देती है और दोनों ही बेकसूर होते हैं। सोफिया एक कोने में अपनी डायरी लिख रही थी। आज परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। घर के चिराग एक एक कर बुझ रहे हैं, सामने अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। मुझसे किसी का रोना देखा नहीं जा रहा। क्या कश्मीर की रातें अब सिर्फ रोने के लिए लिख दी गई है? क्या कश्मीर की रातें अब सिर्फ रोने के लिए लिख दी गई है? तो एक ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस कहानी के माध्यम से उठाया गया है। एक अन्य जगह लेखिका दर्ज करती है कि क्या सोचने लगे भाई साहब। अधेड़ की आवाज़ से अकबर विचारों की दुनिया से लौटे। अकबर ने उसकी उदास आंखों में झांकते हुए कहा, सोचना क्या है भाईजान, सीजन शुरू होते ही नाकाबंदी ने सब तबाह कर दिया। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में एक तेज हवा का झोंका आया और पूरी जिंदगी को बहा कर ले गया। हम यहाँ निर्जन से बंजर जमीन पर खड़े अपना मुंह ताक रहे हैं। टूरिस्ट के आने की घोषणा तो हो गई, लेकिन उनके आने की अब कोई उम्मीद नहीं लगती। आसपास के लोग आएँ तो आएँ, लेकिन विदेशी बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। सही कहा,
इस डर के माहौल में भला कौन आएगा, जो आना भी चाहेगा क्या कर लेगा बिना फ़ोन और नेटवर्क के। तो ये इन पैराग्राफ्स का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इससे आप समझ सकते हैं कि क्या दर्द इसमें दर्ज किया गया है। कश्मीर की आवाज़ नेता को नहीं बल्कि यहाँ की आवाम को उठानी है। नेताओं को कश्मीर आने नहीं दिया जा रहा है, यह सब नेताओं के बहानेबाजी है। माना नेता नहीं आ सकते तो क्या उनके कार्यकर्ता भी नहीं आ सकते? तो ये नेताओं पे, विपक्ष पे भी ये एक तरीके से सवाल इसमें उठाया गया है कि कोई वहाँ गया नहीं, आम कश्मीरियों के दर्द और इस सब चीज़ों को समझा नहीं, कोई शामिल नहीं हुआ। तो एक जो सोच है कि हमें कश्मीर हमारा है, सही है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, लेकिन जो उस भूभाग पे, जो उस ज़मीन पर रह रहे हैं वह भी हमारे हैं, उनके भी दुख दर्द को समझना होगा। एक जगह लेखिका ने लिखा है, उस बच्चे की बात सुनकर दूसरे बच्चे ने कहा, हमारे घर में रात 8 बजे के बाद बत्ती नहीं जलती। अगर बत्ती जलाते हैं तो फौज ज़बरदस्ती हमारी बत्ती बुझा देती है। क्या दिल्ली में भी 8 बजे के बाद बत्ती बंद कर दी जाती है? इंटरनेट, फ़ोन बंद कर दिए जाते हैं? एक बच्चा जो है ये सवाल उठा रहा है इस कहानी में। तो आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे और कैसे देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और ख़ास करके उस दौरान तो ये जो है काफ़ी जो है बड़ा बन गया था और अब भी है। तो कुल मिला के इस तरह की बातें जो है इसमें दर्ज की गई हैं। नाकाबंदी ये उपन्यास है, तो कुछ चीज़ें हमने इसमें नोट की, आपको सुनाया। आपको आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे अच्छा लगेगा काफ़ी, खास करके इसलिए कि इससे आपको एक समझदारी विकसित होगी, एक नज़रिया विकसित होगा, आपकी सोच बड़ी होगी, आप किसी के दुख दर्द को समझ सकेंगे, आप सिक्के के दूसरे पहलू को भी जान समझ सकेंगे। जो दिखाया बताया जाता है अक्सर वो सही नहीं होता है, उसके पीछे भी कुछ कहानी होती है, कुछ दर्द होते हैं जिसे जानना समझना चाहिए। उसके बाद ही कोई निर्णय या किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि हर किसी को ये उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। कार्यक्रम लाइव इसलिए नहीं हो पाया कि फेसबुक ने एक नीति बनाई है कि वो 30 दिनों के बाद वो लाइव वीडियो को हटा देगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इस पुस्तक समीक्षा वाले कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके अपलोड करें। तो ये भी वैसे ही है, उसमें ये होता था कि वो लाइव चल जाता था और ये रिकॉर्डेड होगा। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पर देखें तो चैनल को शेयर करें, फेसबुक पर देखें तो भी शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।